आप तमाम शिक्षकगणों का मगध क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम लोग शिक्षण कला के अंतर्गत लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और 4 में शिक्षण कला के अंतर्गत आज के ध्यान में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद आपके पश्चात दर्शन का भाग है। कहा गया है कि बिना दर्शन का शिक्षण कला अधूरा है और शिक्षण कला के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिकवाद। और प्राकृतिकवाद से पिछली बार पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में प्रश्न आए थे। तो आइए हम लोग जानते हैं प्राकृतिकवाद को। प्राकृतिकवाद कहने का अर्थ है, वाद का अर्थ होता है विचारधारा, यानी वैसा विचारधारा जिसमें प्रकृति को मूल तत्व माना जाता है, यानी वैसे विचारक जिन्होंने प्रकृति को मूल तत्व माना। तो इस प्रकार के विचारक को हम लोग प्राकृतिकवादी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ होता है कि प्राकृतिकवादी विचारक के अनुसार बुद्धि जो होता है वो बालक में जन्मजात होता है और प्राकृतिकवादी विचारक बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। इसके अलावा प्राकृतिकवादी विचारक जो होते हैं वो आत्मा, परमात्मा यानी ईश्वर पे थोड़ा सा विश्वास नहीं करते हैं, यानी ये नहीं मानते हैं कि आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। तो आइए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिकवाद को। प्राकृतिकवाद क्या है? प्राकृतिकवाद को आप लोग यूं लिख सकते हैं, वैसा विचारधारा जिसमें मूल तत्व प्राकृति होता है। मूल तत्व प्राकृति होता है, यानी जिन व्यक्तियों की विचारधारा में मूल प्रकृति होगा तो इस प्रकार के विचारक को आप लोग प्राकृतिकवादी विचारक कहेंगे। और प्राकृतिकवादी विचारक ने बुद्धि पर सर्वाधिक बल दिया है, इसलिए प्राकृतिकवादी विचारक जो होते हैं वो बुद्धि को विशेष महत्व देते हैं। यहां पे हम आपके लिए नोट पॉइंट लिख रहे हैं। नोट, प्राकृतिकवादी विचारक बुद्धि पर अत्यधिक बल देते हैं। अत्यधिक बल देते हैं, यानी बुद्धि पे जब अत्यधिक बल देते हैं तो इनके अनुसार बालक जो है वो ईश्वर पे आस्था न रखे बल्कि प्रकृति को समझे। यानी कहने का अर्थ है कि प्राकृतिकवादी विचारक के अनुसार आत्मा और परमात्मा में बालक विश्वास न करे। यानी कहने का अर्थ है, नोट नंबर 2, प्राकृतिकवादी विचारक आत्मा, परमात्मा में विश्वास नहीं रखते हैं। विश्वास नहीं रखते हैं, यानी जितने भी आपके प्राकृतिकवादी विचारक हैं वो मुख्य रूप से मूल तत्व प्रकृति को मानते हैं। यानी प्रकृति के अनुसार आप यदि बालक को ढालेंगे तो बच्चा का स्वयं सोच विकसित होगा, और जब बच्चा का स्वयं सोच विकसित होगा तो प्रकृति के अनुसार जब कार्य करेगा तो शिक्षा के दौर में वो एक बहुत बड़े प्राकृतिकवाद विचारक बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है, आपके एक बहुत बड़े गणितज्ञ का नाम सुने होंगे, थेल्स प्रमेय दिए थे। इसके अलावा प्राकृतिकवादियों के शुमार में थेल्स का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद आपके नाम आता है रूसो का। रूसो ने सबसे बड़ा नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है या समाज का जो वातावरण है दूषित है, इसलिए हम लोग प्रकृति की ओर लौटें। और कभी कभी यह नारा आपके स्टेट में पूछ दिया जाएगा कि प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? तो आप याद रखेंगे, रूसो ने दिया था। अब हम लोग अध्ययन करेंगे प्राकृतिकवादी विचारक,
यानी प्रकृति को समझने वाले कौन कौन से विचारक थे। एक प्राकृतवाद जो है ये आपका पाश्चात्य दर्शन का भाग है। इसके अलावा भारतीय दर्शन भी आपका प्राकृतवाद का समर्थन देते हैं। आइए हम उन नामों को जानते हैं कि प्राकृतिकवाद के समर्थक कौन कौन हैं। आइए हम लोग जानते हैं प्राकृतिकवाद के समर्थक। और देखिए यहां से भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिकवाद के समर्थक कौन थे। पिछले बार पूछा गया था कि प्राकृतिकवाद के अत्यंत निकट कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्राकृतिकवाद के समर्थक। प्राकृतिकवाद के समर्थक, प्राकृतवाद का नाम हो और थेल्स का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी प्राकृतवाद को समर्थन करने वाले थे थेल्स। और देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, पिछले बार आया था कि प्राकृतवाद के अत्यंत निकट कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, थेल्स के बाद आपके समर्थक हैं रूसो। रूसो के बाद आपके समर्थक हैं लेमार्क। लेमार्क के बाद है चार्ल्स डार्विन। याद रखेंगे ये सारे यहां से आपके प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं कि कौन कौन समर्थक थे प्राकृतवाद के। चार्ल्स डार्विन के बाद आते हैं बटलर। बटलर के अलावा रोजर बेकन। रोजर बेकन, बेकन के अलावा स्पेंसर। स्पेंसर ये सारे समर्थक हैं। काम्टे, काम्टे ये सारे जितने भी देख रहे हैं ये सारे आपके दार्शनिक का नाम है। हॉब्स, हॉब्स ये जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके प्राकृतवाद के समर्थक थे, जिन्होंने प्राकृतिकवाद को समझा कि बालकों के लिए मूल तत्व के रूप में प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के लोगों भी ने इसके अलावा भारत के लोगों ने प्राकृतवाद को समझा। उनमें सबसे पहले भारतीय का नाम लें तो आपके आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, विवेकानंद, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग नाम सुने होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा एक नाम और याद रखेंगे आप लोग, गुरुदेव। ये जो थे ये आपके प्राकृतिकवाद के समर्थक थे, जिन्होंने प्राकृतिकवादी शिक्षा को बढ़ावा दिया। हम लोग जानेंगे प्राकृतिकवादी शिक्षा की विशेषताएं। प्राकृतिकवादी जो आपके विचारक होते हैं प्रकृति को मूल तत्व मानते हैं, यानी बालक को प्रकृति का अनुसरण करने के लिए बोलते हैं। जब बालक प्रकृति का अनुसरण करेंगे तो अनुशासन का महत्व नहीं देंगे, यानी बालक जो होंगे वो स्वतंत्र अपना जीवन यापन करेंगे और ताकि उनको आनंद की प्राप्ति हो। और यदि बालक को आनंद की प्राप्ति होगा तो बालक जो होगा वो स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसके अलावा आपके प्राकृतिकवादी जो होते हैं बालक को अधिक महत्व देते हैं, यानी प्राकृतिकवादियों के अनुसार आपका शिक्षा का जो केंद्र होता है वो बालक होता है। तो जिस शिक्षा का केंद्र यदि बालक हो तो इस पद्धति को हम लोग कहते हैं बाल केंद्रित विधि। यानी प्राकृतिकवादियों लोगों के अनुसार आपका शिक्षण का जो पद्धति है वो बाल केंद्रित शिक्षा होता है। इसके अलावा बालक स्वयं क्रियाशील होता है प्राकृतिकवादियों के अनुसार। तो आइए हम लोग कुछ तथ्य को जान लेते हैं प्राकृतिकवाद शिक्षा की विशेषताएं। नंबर 1, प्राकृतिकवादी बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, यानी प्राकृतिकवादी जो विचारक होते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है कि वैसा शिक्षा होगा जिसमें बालक का स्थान जो होगा सक्रिय होगा और शिक्षक का स्थान क्या होगा, निष्क्रिय होगा। तो इस प्रकार की शिक्षण पद्धति को कहते हैं बालक केंद्रित शिक्षा। इसके अलावा कल की क्लास में आप लोग पढ़े थे आदर्शवाद। आदर्शवाद में शिक्षक का बहुत बड़ा वर्चस्व था, लेकिन प्राकृतिकवाद में शिक्षार्थी का वर्चस्व है, आपके शिक्षार्थी के चरित्र का वर्चस्व है। शिक्षार्थी को बहुत आगे की ओर बढ़ावा मिलता है प्राकृतिकवाद में। तो आपके बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, खेल विधि, यानी बालक खेल के सीखता है।
कर की सीखो विधि, यानी बालक जब स्वयं कार्य करेगा तो ज्यादा सीखेगा। डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निरीक्षण विधि, ये जितने भी विधि हैं ये आपके आते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा जितने भी आप लोग विधि देख रहे हैं इन विधियों के बारे में मैं आपको डिटेल एक विशेष वीडियो बनाऊंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है खेल विधि, क्या है ह्यूरिस्टिक विधि, क्या है निरीक्षण विधि। अभी बस आप लोग इतने जान लीजिए कि आपके प्राकृतिकवाद शिक्षा के अंतर्गत खेल विधि, करके सीखो, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और निरीक्षण विधि आते हैं। नंबर 2 देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा में अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं। मैंने भी आपको बताया कि प्रकृतिवादी जो लोग होते हैं वो अनुशासन को महत्व नहीं देते हैं बल्कि बालक को महत्व देते हैं, यानी बालक स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को कर सकता है और जो स्वयं कार्य करेगा तो ज्यादा सीखेगा। नंबर 3, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक आनंद प्राप्त करता है। बिल्कुल, जब बालक स्वयं कार्य करेगा, स्वयं करके सीखेगा तो आनंद की प्राप्ति होगा और जब आनंद की प्राप्ति होगा तो बालक स्वयं क्या होगा, क्रियाशील होगा। हम लोग नंबर 4 देखते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत आगमन विधि का प्रयोग होना चाहिए। यानी नंबर 4 आपको मैं बता रहा हूं कि आगमन विधि का प्रयोग होना चाहिए। आगमन विधि का शिक्षा में प्रयोग होना चाहिए, शिक्षा में प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। हमारी बात को आप ध्यान दीजिए। आगमन विधि क्या होता है? वैसा विधि होता है जिसमें बालक को उदाहरण से नियम बनाने के लिए कहा जाता है। इस विधि को कहते हैं हम लोग आगमन विधि। आगमन विधि का अर्थ होता है उदाहरण से नियम, यानी पहले आपको उदाहरण देना है और उदाहरण बनाने के बाद बच्चा जो है वो स्वयं क्या बना लेगा, नियम। यानी आपको बच्चा को आगमन विधि से पढ़ाना है, यानी बालक का जो समस्या होगा उसको छोटे छोटे खंडों में बांटकर यदि बालक को आप पढ़ाएंगे तो आगमन विधि का प्रयोग होगा और आगमन विधि के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। जो प्रकृतिवादियों का व्यवहार है वो आपका बाल केंद्रित शिक्षा है, इसलिए बालक को हम लोग आगमन विधि के द्वारा बालक को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इसके अलावा नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5, प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की रुचि को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो प्रकृति से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। यानी नंबर 5 लिख रहे हैं, प्रकृतिवादी शिक्षा में, प्रकृतिवादी शिक्षा में बच्चे की रुचि को बढ़ावा मिलता है, बच्चे की रुचि को बढ़ावा मिलता है, बच्चे की रुचि को बढ़ावा मिलता है। और जब बच्चे की रुचि को बढ़ावा मिलेगा तो बच्चे जो होंगे वो प्रकृति के साथ क्या करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। बढ़ावा मिलता है तो बालक प्रकृति से प्रेम करने लगता है, तो बालक प्रकृति से अनुराग या बोलिए प्रेम, अनुराग करने लगता है, अनुराग करने लगता है। याद रखेंगे, बालक को आप जितना स्वतंत्रता देंगे बालक उतना ही आपसे प्रेम करेंगे, बालक को आप जितना डांटेंगे बालक आपसे उतना ही निडर होते जाएंगे और आपके द्वारा शिक्षा का जो मार्ग होगा उस पर नहीं चल के वो अपना रूप को धारण कर लेंगे। इसलिए बालक को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए और प्रकृतिवाद का अनुसरण कीजिए। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद है जो आपको शिक्षा में बालक केंद्रित शिक्षा का पालन करता है। इसके अलावा आप बालक को जब दंड देना है तो बालक को प्राकृतिक दंड दें और बालक को किताब का बोझ ना दें। तो इस प्रकार से आपके थे प्राकृतिकवाद। आपको 2 बात हमेशा याद रखेंगे। रूसो ने बताया कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया था रूसो, और आपके थेल्स जो थे ना, इन्होंने प्राकृतिकवाद की जनक में इन्होंने जल से इस पूरे सृष्टि की रचना को सिद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल हो गए और वो बन गए गणितज्ञ। तो आज की क्लास में प्राकृतिकवाद के आपके सिद्धांत यहीं तक होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले जो आपके बाद होंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा। नमस्कार। और यदि आपका हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपको शिक्षण कला बिहार स्टेट का संपूर्ण तैयारी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। धन्यवाद।